जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल TCA में। आज का विषय है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को ही उदारीकरण तथा भूमंडलीयकरण कहते हैं। जब विश्व के सभी देश बाजार की नीति को उदारीकरण में परिवर्तित कर देते हैं, तब विश्व का अर्थव्यवस्था दूसरे अर्थव्यवस्था से एकीकरण हो जाता है। उसको ही वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के माध्यम से सभी देश आपस में जुड़े रहते हैं और व्यापार का व्यवहार उनमें आपस में बना रहता है। ये सभी देश आपसी विचार को, आपसी संस्कृति को, आपसी राजनीतिक व्यवस्था को आपस में आदान प्रदान करते हैं। वैश्वीकरण को ही उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण का अर्थ है सभी समस्याओं को यानी सभी नियंत्रणों में ढील देना। मतलब जो भी देश वैश्वीकरण की नीति को अपनाएगा वह दूसरे देश से आने वाले सामानों पर यानी वस्तुओं पर टैक्स को कम करेगा, ताकि व्यापार की में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके और व्यापारिक प्रवाह को और भी तेजी से इसको प्रवाह किया जा सके। वैश्वीकरण एक ऐसा प्रवाह है जिसमें अनेक प्रकार के विचारों को देखा जा सकता है, जैसे पूंजी, श्रम और व्यवस्था। ये सभी प्रवाह एक दूसरे देशों से आपस में मिलते हैं। वैश्वीकरण के माध्यम से ही पूरा विश्व आज तूलाग्राम बनता जा रहा है। मतलब जो चीज दूसरे देश में उपलब्ध है वही वस्तु उसी रूप में हमारे देश में भी उपलब्ध है। ये कहना उचित होगा कि वैश्वीकरण के माध्यम से ही सभी देश आपस में तूलाग्राम बनते जा रहे हैं। वैश्वीकरण ने पूरे विश्व में एक क्रांति का दौर चला दिया है। इस क्रांति में टेलीफोन, माइक्रोचिप तथा अनेक साधनों को देखा जा सकता है। वैश्वीकरण के माध्यम से इंटरनेट में बहुत बड़ी क्रांति आई है। आप लोगों ने देखा होगा आज प्रतियोगिता में बढ़ावा मिल रहा है, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट तथा अन्य व्यवसायिक साधनों पर रोज ही एक नया फोन लॉन्च हो रहा है और प्रतियोगिता में बढ़ावा हो रहा है। हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, हम कौन सा फोन किस दर में खरीद सके। यह सभी वैश्वीकरण के कारण ही हो रहा है। वैश्वीकरण अगर नहीं होता तो प्रतियोगिता होता ही नहीं और हम मजबूर होते सरकार द्वारा बनाए गए चीजों को उपभोग करने के लिए। आज हम ऐसे दौर में गुजर रहे हैं जहां पर रोज ही एक नए क्रियाओं का जन्म हो रहा है, रोज ही एक नए प्रतियोगिता का जन्म हो रहा है, जिससे उपभोक्ता को बहुत ही बड़े पैमाने पर फायदा पहुंच रहा है। आइए अब हम देखते हैं वैश्वीकरण की विशेषताएं। वैश्वीकरण के कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, वैश्वीकरण से ही पूरे देशों में मुक्त प्रवाह से चल चुकी है। वैश्वीकरण से ही आपसी देशों में बढ़ावा मिल रहा है। वैश्वीकरण के कारण जब किसी देश में महामारी जैसी समस्या उत्पन्न होती है तो सभी देश आपसी सहयोग में लग जाते हैं। वैश्वीकरण से एक देश दूसरे देश से व्यापार कर रहा है। वैश्वीकरण से ही एक देश से दूसरे देश में जाना आसान हो चुका है। मित्रता बढ़ रहा है। एक भागों में देखा जा सकता है वैश्वीकरण का प्रभाव हमारे ऊपर शुरू से ही होना शुरू हो जाता है। आज हम वैश्वीकरण की नीतियों में इस प्रकार घिर चुके हैं कि हम चाह के बाहर नहीं आ सकते। मानिए, थोड़ा सोच लीजिए कि अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए, आपसे आपका फोन छीन लिया जाए या ले लिया जाए, तो क्या जीवन व्यापन करना संभव हो पाएगा? कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैश्वीकरण को 3 भागों में देखा जाता है: राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव इस प्रकार है। पहला, सामाजिक परिस्थितियों में सुधार हुआ है, लोकतंत्र को मजबूती मिला है, दूसरे देश की योजनाओं को
हमारे देश में लागू करके समस्याओं को और भी सरल बना दिया गया है। देश की स्थिति को सुधारा जा रहा है। नई नई योजनाओं से देश की स्थिति को और मजबूत किया जा रहा है। अब देखते हैं वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव में व्यापार की बाधाओं को दूर किया गया है। आयात निर्यात पर प्रतिबंधों को कम किया गया है। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव में मुद्राओं का अवमूल्यन हुआ है। प्रतियोगिता में बढ़ावा मिला है, जिससे उपभोक्ता को उचित मुआवजा यानी उचित फायदा पहुंचा। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक का तात्पर्य है पहचान। वैश्वीकरण से खाने पीने में बदलाव आया है। दूसरा, वैश्वीकरण से संस्कृतियों का बदलाव हुआ है। वैश्वीकरण से दूसरे देशों का पोशाक यानी पहनावा एक दूसरे देशों में विलीन हो रहा है। तीनों प्रकार के बाद अब हम भारत और वैश्वीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैश्वीकरण को भारत ने 1990 यानी 90-91 में अपनाया था। 1991 आते आते हमारे देश में महज 15 दिनों का ही पैसा बचा था, यानी 15 दिनों के बाद हमारे देश का दिवालिया घोषित हो जाता। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उस वक्त पूरे विश्व में शीत युद्ध चालू था। पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। हमें पता था कि अगर हम इन दोनों गुटों में यानी सोवियत संघ और यूएसए अमेरिका, इन दोनों गुटों में सम्मिलित होते तो कहीं न कहीं हम फिर से गुलाम बन जाते। ऐसे में हमारे राजनेताओं ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, जिसके बाद हम सभी देशों से अलग रहने की प्रेरणा ले लिया हमने। 1991 आते आते देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी, क्योंकि हमने बहुत सारा वॉर देखा था। भारत चीन वॉर, भारत पाकिस्तान वॉर। देश की अर्थव्यवस्था खराब होना लाजमी था। ऐसे में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी भारत में, और उस वक्त देश के अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह के माध्यम से IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से हमने मुद्रा लोन पर लिया। हमने IMF से तो पैसा लिया ही, तथा बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी हमने पैसा लिया। IMF एक ऐसी संस्था है जो तुरंत पैसों का वितरण करती है। पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वैश्वीकरण को अपनाया गया, मैंने आपको बता चुका हूं। परंतु IMF पैसे देने से पहले भारत में बिल्ड आउट नियम लागू करने को कहा। बिल्ड आउट का मतलब है सरकारी तथा विदेशी कंपनियों को, निजी कंपनियों को भी भारत में निवेश करने, व्यापार करने की स्वतंत्रता दी जाए, तथा उस पर लगने वाले कर को कम किया जाए। इस योजना से हमारे देश के शुभचिंतक सहमत हुए और वैश्वीकरण को अपनाया गया। अगर वैश्वीकरण को नहीं अपनाया जाता तो आज की देश, हमारा भारत देश, आज की परिस्थिति कुछ और ही होता, आज का सूरत कुछ और ही होता। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जिन्होंने वैश्वीकरण को अपनाया और हमें एक सुनहरा मौका मिला नए नए सेवाओं का उपभोग करने का, हमें विदेशों में जाने का। आज वैश्वीकरण से दूर दराज देशों में भारत के लोग काम कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रहा है। ये सभी वैश्वीकरण के माध्यम से ही संभव हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वैश्वीकरण समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।